प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो भी वीडियो बने होंगे आपने उनको पूरा देखा होगा और अपनी नोट्स बना ली होगी। आज हम संविधान का कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक में संविधान के भागों के बारे में देखते हैं कि हर भाग में क्या दिया हुआ है और वो भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विस्तृत है। साथ ही साथ देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में ये दो बेसिक चीज़ें कवर करते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि इस समय एक ट्रेंड देखा जा रहा है क्वेश्चन बनाने का कि हर पेपर में 10 में से 9 पेपर जो हो रहे हैं उसमें से भाग के बारे में ज़रूर पूछा जा रहा है, और जहां भाग नहीं पूछा जा रहा है वहां अनुसूचियाँ। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार रखिएगा। जिस पे बताया जाए कि विशेष ध्यान रखना है उनको विशेष तौर पर तैयार रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मन से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। इंटरटेनमेंट थोड़ा कम होगा लेकिन नॉलेज पूरी होगी। तो संविधान में देखा जाए तो भागों की संख्या कितनी है? 22। लेकिन वही हमने क्या देखा था गणना के दृष्टिकोण से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो 25। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में 22 दिया हुआ है तो 22 ही हमारा पहला आंसर होना चाहिए। 22 नहीं दिया हुआ है तो 25। ठीक है, अब देखते हैं भाग। तो संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ये पहला भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके पिछले वीडियो में, इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उन 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह कवर किया है। कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं बनेगा। भाग 2 देखते हैं। संविधान के भाग 2 में जिक्र किया गया है नागरिकता का। अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलनी चाहिए, नागरिकता देने के प्रावधान, नागरिकता वापस देने के प्रावधान, नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाएगा, ये सारा हम देखेंगे भाग 2 में, नागरिकता में। संविधान का भाग 3 है मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 इसलिए महत्वपूर्ण है ना कि एक राज्य को एक कह सकते हैं कि उस राज्य जो अपनी नीति बनाएगा तो जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं उनको ध्यान में रख करके राज्य को अपनी नीति बनानी चाहिए। इसका अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अभी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बार पूछा गया भाग ये दोनों है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में, या इसको उल्टा करेगा कि भाग 3 में क्या दिया हुआ है, भाग 4 में क्या दिया हुआ है, या ये पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। मूल अधिकार 12 से 35, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, संघ की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इनके बारे में देखना है हमको। ठीक है, और संघ अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक। ठीक, भाग 6 राज्य के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 को ही हम कहते हैं राज्यों का संविधान। ठीक है, जो 28 राज्य है उनके प्रशासन के बारे में, राज्यपाल से लेकर के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनके कार्य, इन सारी प्रक्रियाओं का वर्णन भाग 6 में किया गया है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अनुच्छेद 238, और आखिरी में लिखा हुआ है निरीक्षित। निरीक्षित का मतलब पहले था अब हटा दिया गया या इसका विलोप कर दिया गया है। क्या ये पहली अनुसूची के भाग का? चलना होगा इसके पीछे वाली वीडियो में। वहाँ हमने क्या देखा था? राज्यों का पुनर्गठन। और वहाँ हमने देखा था कि जब मूल संविधान लागू हुआ था तो इन राज्यों को पहली अनुसूची में 4 भाग बना करके रखा गया था, क ख ग घ। क में ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे, ख में देशी रियासतों के विलय से जो राज्य बने उनको रखा गया था, ग में केंद्र शासित प्रदेश, और घ में अंडमान निकोबार। याद आया? ठीक, तो फिर उसके बाद पारित हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और उसके पारित होते ही हमने वहाँ पे क्या देखा था? इन राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर बनाया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो उस संदर्भ में जैसे ही 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी अनुच्छेद 238 की। तो ये हो गया निरीक्षित, मान लेते हैं कि इसका विलोप कर दिया गया या हटा दिया गया। ठीक,
भाग 8 संघ और उसका राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग 8 और भाग 1 की तुलना करनी है। 1 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र और 8 में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। एक ये शब्द जो और है ना, इसी को पकड़ के रखना है। जब और लगा होगा तो यानी भाग 1 के बारे में पूछ रहा है। जब और ना लगा हो, केवल संघ राज्य क्षेत्र लिखा हो और उसके वहाँ पे ना हो और केवल क्या लिखा हो, संघ राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर रहा है और इसकी चर्चा की गई है भाग 8 में। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 9 पंचायत। ठीक, भाग 9 में जिक्र है पंचायतों का, ग्राम प्रशासन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं ग्राम स्तर का शासन। ठीक है, तो उसका जिक्र किया पंचायत में, लेकिन संविधान में शुरुआत में सिर्फ अनुच्छेद 243 दिया हुआ था, सिर्फ 243, और इसमें परिभाषा दे दी गई थी कि है क्या, कि आगे चल के जो भी सरकारें बनेंगी उनका ये कार्य होगा कि पंचायतों का गठन किया जाए, जिससे ग्राम स्तर पर भी लोगों को प्रशासन चलाने का, या कह सकते हैं कि प्रशासन में उनकी भी भागीदारी हो सके। ठीक है, लेकिन आगे चल के भाग 9 के तहत ही हमें देखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ और पंचायतों का गठन किया गया और इसी 243 में कई अनुच्छेद जोड़े गए। तो भाग 9 में जो पंचायत है आगे चल के 243 क से लेके 243 ड़ तक जोड़ा गया, जिसमें ग्राम सभा स्तर या ग्राम स्तर की पंचायतों के बारे में पूरा जिक्र किया गया था। ठीक है, उसके आगे अगला भाग 9 में ही जुड़ा एक खंड जुड़ा 9 क, इसमें बताया गया नगर पालिकाओं के बारे में। इसके लिए लाया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, और ये शुरू होता है अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। यहाँ इसलिए ध्यान रखना है कि नगर पंचायतों का जिक्र या पंचायत सिर्फ भाग 9 में, लेकिन यहाँ कभी कभी पूछते समय अनुच्छेद पूछ लेता है ग्राम पंचायतों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक, तो 243 क से 243 ड़ तक। वैसे ही 9 क में नगर पालिकाओं का वर्णन कहाँ से कहाँ तक, तो 243 त से लेकर 243 य छ तक। ठीक है, फिर आगे चल के इसी 9 में ही एक और खंड जोड़ा गया 9 ख सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ ये अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक। ठीक है, और इसको जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। ठीक, तो ये 2 उपखंड बने 9 में। अब 10वां भाग देते हैं। 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उनकी संरचना में अनुसूचित किया गया कि उन या तो वो पहाड़ी क्षेत्र हों या तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्रों को रखा गया भाग 10 में। उनके लिए क्या प्रशासन कैसा होगा उसका जिक्र किया गया। ये था अनुच्छेद 244 से 244 का तक। ठीक है, भाग 11 में रखा गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भारत राज्यों का संघ है, अगर राज्यों के बीच उसके संबंध अगर सही ना हो, अगर परिभाषित ना हो, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को भाग 11 में रखा गया और अनुच्छेद इसका रहा 245 से 263 तक। ठीक है, आगे भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इनको रखा गया। ये अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक। अब यहाँ पे मैं ध्यान दिला दूँ कि 300 का बाद में जाकर के जोड़ा गया, जहाँ संपत्ति के अधिकार को, जो पहले मूल अधिकार था, उसको हटाया गया और उसको एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 क में रख करके। ठीक, तो भाग 12 में ही उसको रखा गया। आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा बताएंगे। भाग 13 देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, यह है अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ये इम्पॉर्टेंट भाग है, इस पे ध्यान में रखना है। इसी को हम कहते हैं लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। इनकी चर्चा भाग 14 करता है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। लोक सेवा आयोग का गठन, उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, उनका पद से हटाया जाना। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उनका पद से हटाया जाना। एक या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनका पद से हटाया जाना आदि की चर्चा भाग 14 में की गई है। कभी कभी पूछ लेता है कि लोक सेवा आयोग ये किस भाग से, इसका संबंध संविधान के किस भाग से है, तो भाग 14।
इसी में एक और जुड़ा 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 223 क से 223 ख तक, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। बाद में देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन। ठीक है, 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद 324 निर्वाचन है और 329 तक इसकी चर्चा की गई है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल क्या होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा, इसकी व्यवस्था की गई है निर्वाचन में। तो ये भी भाग इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है, 16 में देखा जाए तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है इसमें, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और अगला जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि राजभाषा क्या होगी, उसका संरक्षण कैसे होगा, उसकी समृद्धि कैसे होगी, आगे जब पढ़ेंगे तो इसको देखा जाएगा। भाग 18 आपात उपबंध, आपातकाल कह सकते हैं इसको, कि आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में आपातकाल की चर्चा की गई है। वैसे मोटा मोटा मैं बता दूं कि अपने देश में संविधान 3 तरह के आपात की चर्चा करता है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। बाकी 2 तो लग चुके हैं, लेकिन वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 में है अभी तक कभी भी भारत में लगाया नहीं गया है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जब पूरा पढ़ेंगे तब। संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण की चर्चा करता है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 इसको भी ध्यान में रखना है। भाग 20 संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368, एक ही अनुच्छेद है इसलिए बार बार पूछता है, ध्यान में रखना है। संविधान का संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, 3 चीजें इसमें अस्थायी प्रावधानों को रखा गया, संक्रमणकालीन जो संविधान में ना हो कभी बनाने पड़े उनको रखा जाएगा, और विशेष उपबंध अगर किसी राज्य के बारे में विशेष उपबंध करना हो तो इसमें रखा जाएगा। आपको याद होगा हमने इसके पहले 370 पढ़ा था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जम्मू कश्मीर को भी इसी के तहत विशेष उपबंध के तहत ही भाग 21 में रखा गया, क्योंकि ये अनुच्छेद देखिए 369 से शुरू होता है और चलेगा 392 तक। ठीक है, अब आखिरी भाग है अपना 22, संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। ठीक है, 393 से 395 ये ध्यान में रखना है। अब 22 भाग हो चुके हैं अपने, 395 अनुच्छेदों को हमने मोटा मोटा देख लिया कि कौन कौन सा अनुच्छेद किस किस भाग से संबंधित है। अब जहाँ जहाँ हमने जिस भागों को घेर दिया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो विशेष तौर पर याद रखने हैं। और 9 और 9ख के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये तो पूछता ही है कि 9क में क्या दिया हुआ है, 9ख में क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ ये पूछ लेता है किस संविधान संशोधन द्वारा तथा कब इनको जोड़ा गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, सहकारी समितियाँ 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो यहाँ से 9ख से। ठीक, ये ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत शुरू करते हैं अनुसूचियां। हाँ, तो अब देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो अब देखा जाए तो मूल संविधान में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? वर्तमान संविधान में 12। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, इसको तैयार रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुसूचियों में है क्या। 12 अनुसूचियों को एक लाइन से देख डालते हैं। अब आते हैं पहली अनुसूची में, अनुसूची 1। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। आगे चल के अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई राज्य बढ़ता है या घटता है, या कोई केंद्र शासित प्रदेश घटता है या बढ़ता है, तो इस सूची में भी परिवर्तन करना होगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 2 में क्या दिया हुआ है? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते
एवं पेंशन। भारत के जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है दूसरी अनुसूची में। जैसे कौन कौन हो सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया है। ऐसा इसलिए कि उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है ना, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करने के लिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन उपराष्ट्रपति होते ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद तो है, लेकिन इनको वेतन किस काम के लिए मिल रहा है? राज्यसभा के सभापति के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे कहा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल का विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन। साथ ही साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और जिनको चाहे इसमें शामिल कर सकता है, और राष्ट्रपति जब शामिल करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। ठीक है, तो ये दूसरी अनुसूची। हेडिंग तो याद ही रखनी है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति वाले मामले को। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते इस अनुसूची के अनुसार दिए जा रहे हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर। ठीक, अनुसूची 3 देखते हैं। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक, तो ऐसे ही जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है कि किस प्रारूप में शपथ लेनी होगी। अगर कभी आपने टीवी में किसी को शपथ लेते हुए देखा होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को शपथ दिलानी होती है राज्यपाल को, तो सिर्फ इतना बोलते हैं, मैं, आगे जैसा प्रारूप होता है उस प्रारूप में उनकी शपथ लिखी होती है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 3 लोग की शपथ का प्रावधान नहीं होगा, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों की शपथ का प्रावधान भारत संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों में दिया गया है जिन अनुच्छेदों में इनकी नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 60 के तहत ही इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 60 में ही इनकी शपथ का प्रावधान भी दिया हुआ है। वैसे ही अनुच्छेद 69 में प्रावधान है उपराष्ट्रपति के शपथ का, और उसी में ही इनके शपथ का प्रारूप भी दिया हुआ। वैसे ही 159 अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, और वहाँ पे जो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है वहाँ पे ध्यान रखना है कि उनके शपथ का प्रारूप भी 159 में ही दिया गया है। तो ये 3 जो नाम हमने लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, उनका नाम इस सूची में नहीं है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनका नाम होगा, जैसे संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय और के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप, न्यायाधीशों, जो भी न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का प्रारूप यहाँ दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो शपथ लेनी है उसकी शपथ का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिनके लिए शपथ की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, उनका प्रारूप हमको मिला अनुसूची 3 में। ठीक है, अनुसूची 4 में देखें, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होगा, पीछे चलते हैं। एक वीडियो हमने देखा था राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, लेकिन अपने पास है कितनी? 245। 245 में क्या हमने बांटा है? 233 कहाँ से आ रहे हैं? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, और 12 को कर रहा है राष्ट्रपति मनोनीत। यही पढ़ा था ना। अब यही ध्यान रखना है कि अनुसूची 4 में ये बता दिया गया कि किस राज्य से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि आएंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हमको ध्यान में रखने, जहां विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर।
28 राज्य और इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां से राज्यसभा के प्रतिनिधि कितने होंगे, कैसे आएंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश 31, पूरे भारत में सबसे अधिक। अनुसूची 5 देखते हैं। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया जहाँ विकास कम है, उसके अलावा जनजाति जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका प्रशासन कैसे होगा, उनका नियंत्रण कैसे होगा, इन सारी की चर्चा अनुसूची 5 में की गई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है अनुसूची 6। यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, पूर्वोत्तर में है 7 राज्य, उन 7 राज्यों में से खाली 4 का जिक्र अनुसूची 6 में किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, तो ये किस में है, 5 में ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। लेकिन 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध बनाया गया है। ठीक है, तो ये 4 नाम इसलिए ध्यान रखना है ना, पूछ लेता है कि अनुसूची 6 में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो 3 यहाँ से उठा के देगा और कोई भी डाल सकता है, जबकि पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि बचे कौन 3, उनको ध्यान में रखिए। तो कौन कौन सा बच गया आपके पास, नागालैंड नहीं है इसमें, मणिपुर नहीं है, और नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 राज्य इसमें नहीं है, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इन 4 राज्यों के प्रशासन के संदर्भ में, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में अनुसूची 6 में बताया गया है। ये ध्यान में रखना, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 7। ठीक, अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है, पहले इसकी हेडिंग देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये विभाजन कैसे हुआ, कैसे किया गया। ठीक, तो इसके लिए बनाई गई 3 सूचियां। ये 3 सूचियां बनाई गई और इन्हीं सूचियों के तहत ही इन शक्तियों का विभाजन किया गया। इन 3 सूचियों को कहा गया एक संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हैं, 100 विषय। राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें है 52 विषय। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये है क्या। कोई विषय अगर केंद्र सूची का है तो उस पर कानून केवल केंद्र बनाएगा। ठीक है, कोई विषय अगर राज्य सूची का है तो उस पर कानून केवल राज्य बनाएगा। अब यहाँ ध्यान रख लेना है कि अगर एक ही संदर्भ में 2 राज्य एक जैसा कानून बनाते हैं किसी बात को लेकर के, और दोनों कानूनों में अगर मतभेद हो जाता है तो संसद इसमें हस्तक्षेप करेगी। कब करेगी, जब 2 राज्य किसी एक ही मामले को लेकर कानून बनाते हैं और विरोधाभास उत्पन्न होता है तब। ठीक है, नहीं तो संसद इसमें या राज्य केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें 47 विषय, वर्तमान में 52। समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है, राज्य भी इस पे कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों किसी विषय पर अगर कानून बना रहे हैं, किसी एक विषय पर, और आगे चल के इस पे हो जाता है मतभेद, तो उस कंडीशन में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जैसे शिक्षा पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकती है। ठीक, लेकिन अगर कोई विरोधाभास होता है किसी एक कानून को लेकर के तो मान्य होगा केंद्र का कानून। ठीक है, तो ये 8 अनुसूचियां आपने देखा, ये दी गई थी मूल संविधान में। ठीक, तो इस यहाँ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, अनुसूची और उसकी हेडिंग, और यहाँ अनुसूची 6, अनुसूची 7, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसलिए ध्यान में रखना है अनुसूची 7 को कि यहाँ पे जो अनुसूची दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, पीछे के वीडियो में हमने बताया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, या समवर्ती सूची किस देश से प्रभावित है। ठीक है, अब मैं इसको, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट लेने का समय हो आपके पास। ठीक, तो ये 7 वाले को मैं मिटा रहा हूँ। अब 8 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अनुसूची 8 में अगर देखा जाए तो अनुसूची 8
भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की चर्चा करता है। ठीक है, भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं, इनकी चर्चा करती है अनुसूची 8। ठीक, ये भाषाएं हैं कौन कौन सी, कितनी भाषाएं हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, ये देखना होगा हमको। ठीक, तो पहले तो हेडिंग ध्यान रखिए, अनुसूची 8 भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं। ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और इस मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची हम देख रहे हैं, इसके तहत मूल रूप से मूलतः का मतलब जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को मूलतः इसमें भाषाओं की संख्या थी 14। ठीक है, आगे चल के समय समय पर इसमें जो है परिवर्तन हुआ, भाषाएं बढ़ती गईं, वो हम तब देखेंगे जब भाषा वाले भाग पर पहुंचेंगे तब कि कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। ठीक, अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि मूलतः 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। और एक और ध्यान रखना है कि 14 के बाद पहली कौन जुड़ी, तो 15वीं भाषा जो अपनी जुड़ी वो थी सिंधी। ठीक है, अभी इतना रखिए, इतने ध्यान में रखिए, इतने से काम चलाइएगा 8वीं अनुसूची तक। 8वीं अनुसूची को हम विस्तृत पढ़ेंगे आगे चल करके, या अभी नहीं होगा तो 12 अनुसूची खत्म करने के बाद वहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसा देखते हैं समय कितना होता है उस हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं 9वीं अनुसूची पर। ठीक, तो 8 अनुसूची हम लोगों ने देख लिया। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया, भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं। ठीक, अब चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची संबंधित किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। ठीक है, भूमि सुधार के संदर्भ में 9वीं अनुसूची लाई गई और 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहले संविधान संशोधन द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी गई, ये ध्यान में रखना है। 1951 में जोड़ी गई, यानी कि अभी संसद का गठन नहीं हुआ था, संविधान सभा से जो अंतरिम संसद बनी थी उसने ही ये संशोधन, पहला संशोधन किया। ठीक, अब इस अनुसूची से संबंधित दो तीन बातें मैं बोल रहा हूँ, वो अपने कॉपी में आप लिख रखिएगा। इस अनुसूची में सम्मिलित जो भी विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है कि अनुसूची 9 में जिन विषयों को शामिल किया गया और उन विषयों की संख्या अधिनियम बना करके रखा गया, और वो अधिनियम है 284। ठीक है, और इन 284 विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ गए, तो ये अनुसूची अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है कि एकमात्र अनुसूची है जिससे संबंधित किसी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखना है, इसमें कितने विषय हैं, 284 अधिनियम हैं, या कह सकते हैं 284 विषय हैं। ठीक, तो बार बार पूछा हुआ कि पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो अगर आपको याद हो कि मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में 12, तो 8 से 9 कब हुई, 51 में ही। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची जुड़ी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, जो प्रावधान की गई थी दल बदल के लिए। दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करती है 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल क्या है, जैसे कोई किसी पार्टी का सदस्य है, वो पार्टी सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, किसी कारण से उसने जो चुनाव लड़ा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, आगे चल के वो क्या करता है कि 5 साल के भीतर ही वो चला जाता है किसी दूसरी पार्टी में आधिकारिक रूप से। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है ना, तो इसको कहेंगे दल बदल, कि उसने अपना दल बदल लिया। निर्दलों के संदर्भ में ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, निर्दल किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, तो उसने अपना दल बदला, इसलिए दल बदल। तो उस समय का वो दौर था 85-90, क्योंकि उसमें दल बदल काफ़ी हो रहे थे। तो एक संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसके तहत दल बदल पर रोक लगाया गया। और इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई संसद सदस्य अगर दल बदल करता है, तो संसद सदस्य, संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उस संदर्भ में अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति, अगर लोकसभा का वो सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेगा कि उसने दल बदल किया है कि नहीं। अगर उसने दल बदल किया है तो उसकी निर्हरता, यानी उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दल बदल
शामिल किया गया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची ध्यान में रखनी है, 11वीं और 12वीं। कई बार पूछा है, लगातार पूछ रहा है। जो हमने अभी भाग 9 देखा ना संविधान का, ग्राम पंचायतों से संबंधित, उसी से संबंधित ये अनुसूची है। इस अनुसूची में ग्राम पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार, इनको रखा गया है और ये जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। यहाँ जो याद रखने वाली बात है कि इस अनुसूची द्वारा पंचायतों को कितने विषय दिए गए, विषय जरूरी है। वहाँ भी हमने देखा था 7वीं अनुसूची में कि केंद्र संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो यहाँ भी हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई, इस अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, तो ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं 29 विषय। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायतें इसी 29 विषय पर ही काम करेंगी, इससे बाहर नहीं। कुछ की मैं चर्चा कर लूँ, गांव में सड़कें बनवाना, नालियाँ, पेड़ लगाना, स्कूलों की साफ सफाई, स्कूलों का मेंटेनेंस, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायतों की। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं उनकी, ठीक है, जो सरकारी। तो ये विषय हैं 29। इसी के साथ साथ 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक। यहाँ ये अनुसूची संबंधित थी नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित, कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ 11 में और नगर पालिकाओं की शक्तियाँ अनुसूची 12 में। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि नगर पालिकाओं के कितने विषय बनाए गए, तो नगर पालिकाओं के विषयों की संख्या है 18, ठीक है। नगर पालिकाओं के 18 विषय और ग्राम पंचायतों के 29 विषय। इन्हीं विषयों पर इन्हें काम करना है। अमूमन मूलभूत सुविधाएं जो एक ग्राम में चाहिए या एक नगर पंचायत के एक वार्ड में जो चाहिए, उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है विषयों को बना करके। जैसे गांव में अगर कोई मेला लगता है तो मेले से जो टैक्स वसूला जाएगा वो इस 29 विषय में शामिल है, वो जाएगा ग्राम पंचायतें वसूलेंगी उसको, और वो खर्च भी गांव के विकास में करेंगी, ठीक है। तो ये अपनी रही 12 अनुसूचियाँ मोटे मोटे तौर पर। अब जो राजभाषा देखेंगे ना, तो 8वीं अनुसूची को वहाँ जो भारत की आधिकारिक भाषा हैं उनको वहीं पे लिखेंगे कि कौन कौन सी भाषा कब कब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये इस पूरी वीडियो से संबंधित जितने भी तथ्य आपने देखे, संविधान के भाग हों चाहे अनुसूचियाँ, एक लाइन से एक ही साथ लिख के रखिएगा। हर एग्जाम से पहले दोहरा के जाना मस्ट जरूरी है, क्वेश्चन मिलेंगे। कंडीशन ये है ना कि एक एक क्वेश्चन के लिए आपको फाइट करनी पड़ रही है। एक क्वेश्चन अगर आप सही किए, अच्छा क्वेश्चन, तो मान लीजिए आप 4 लाख लड़कों से आगे हैं। अगर एक सरल क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 8 लाख लड़कों से नीचे चले गए। तो एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, जीतेगा वही जिसके पास होगा सबसे अधिक, यानी सिलेक्शन उसी का होना है जिसके पास सबसे अधिक नॉलेज होगी, सबसे अधिक जानकारी होगी, सबसे अधिक जो जानता होगा। सीधा सा गेम है कंपटीशन का, जो सबसे अधिक जानेगा वही सेलेक्ट होगा। तो अभी मेरी राय ये है ना कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कंपटीशन की जो स्थिति बनी हुई है, जितना अधिक जान सकते हैं जिस चीज़ के बारे में, उतना अधिक जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जिज्ञासु बनाइए, ठीक है। इंटरटेनमेंट से थोड़ा हट के पढ़ाई पे पूरा फोकस। इंटरटेनमेंट और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। या तो इंटरटेनमेंट ही हो सकता है, मनोरंजन ही हो सकता है, या तो पढ़ाई ही हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भूगोल से संबंधित मैं 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हाँ, इसको तब तक आप तैयार करिए कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ तक, फिर भाग 2 से आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक भूगोल के 2 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। एक तो भूगोल एक परिचय के तौर पर देखेंगे कि ये जो 7 महाद्वीप बने, ये बने कैसे। अक्षांश रेखाओं को देख लेंगे, देशांतर रेखाओं को देख लेंगे। ये इसलिए पहले देख लेना होता है ना कि इससे आगे पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है। पहला चैप्टर सब में ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी हमारी बातों को मानेंगे और थोड़ा सा ध्यान लगाइए पढ़ने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।